शुरुआत में करूंगा रविंद्र सिंह चौहान साहब से। रविंद्र जी, अब थोड़ी सी फिर एक हलचल हुई है। हम ये बार बार देखते हैं कि गिरता है एक पत्थर पानी में, थोड़ी हलचल होती है और फिर वही पानी जो है सतह शांत हो जाती है। लेकिन ये मसला मामला बहुत गंभीर है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है या जो हरियाणा में हुआ, आप तो हरियाणा में ही पूरा आपने चुनाव देखा है, बाकी देश पे भी आप निगाह नजर रखते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आप बहुत लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं। कब तक बचेंगे? जो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी? टिप्पणी आपकी। जी नमस्कार। हम लोग आपने जो शुरुआती उद्बोधन में बात बोली है कि रणदीप सुरजेवाला की पिटीशन, देखिए वो सही बात आपने बोली कि दिसंबर में पिटीशन फाइल हुई थी और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से लगातार टाल-मटोल किया गया और फिर इस पर जो आखिरी जब तारीख हियरिंग हुई, उस हियरिंग में चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये बोल दिया कि हम लोग 2009 और 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं, उनकी डिटेल्स आपके साथ साझी करेंगे, इस पर फैसला करेंगे। करें कि ना करें, इस पर फैसला करेंगे। और ये बात सुनने के बाद, चुनाव आयोग की बात सुनने के बाद हाई कोर्ट जो है, वो सैटिस्फाई हो गया और उन्होंने कहा कि अब इस पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रणदीप सुरजेवाला जो पिटिशनर हैं, उनके पास विकल्प खुले हैं। अगर वो चाहें तो दूसरा कोई लीगल रिकोर्स देख सकते हैं। हमारी तरफ से इस पिटीशन को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है। मतलब ये है कि अब चुनाव आयोग का जो बहुत छोटा-सा काम है, आज की तारीख में डिजिटल इंडिया में हम लोग रह रहे हैं। वहाँ से भी हमको पिटीशन ये वोटर्स की लिस्ट लेने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है और हाई कोर्ट में भी चुनाव आयोग इस बात की तस्दीक करने में सक्षम नहीं है कि वो हमको लिस्ट देगा कि नहीं देगा। अब ये बताइए, चुनाव जिन जिन लोगों ने वोट डाला और जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में था, उस लिस्ट क्या वो चुनाव आयोग के पास नहीं है? वो लिस्ट एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि पब्लिक डोमेन में है और दूसरी तरफ उनके पास तो वो कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट होगी ही होगी, लेकिन वो दूसरी लिस्ट देने में भी आनाकानी करता है। तो इस पूरी जो ये पिटीशन थी, अगर इसकी बात करें, तो इस पिटीशन को डालने की किसी व्यक्ति को जरूरत होनी चाहिए क्या? हिंदुस्तान में आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसमें एक डेटा क्या सरकार उसके माध्यम से भी अगर हम लोग लें, तो ऐसा इसमें कोई डेटा नहीं है जो कॉन्फिडेंशियल हो। ये डेटा तो अवेलेबल होना चाहिए और बल्कि हर वोटर को इस बात का अख्तियार हो कि अगर वो चाहे तो उसके जरूरत के हिसाब से वो जो है वो डाटा ले सकता है। लेकिन इसको भी कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है ताकि आम आदमी तो छोड़िए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के जुड़े काम में अगर वो लोग कोई जानकारी लेना चाहें तो उनको डिस्करेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको डिस्करेज किया जाए, जिससे कि लोगों का हौसला कमजोर पड़े और वो इलेक्शन के अंदर अगर कोई धांधली हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर किसी तरह का अपनी तरफ से वो उस पर वो लोग ज्यादा, मुझे लगता है सुशील जी के, हाँ, जी 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 उस जी पर जी। कोई वो अपनी तरफ से काम ना कर पाए। अब देखिए संजीव जी, कितनी हैरानी की बात है, हम लोग फिर डिजिटल इंडिया में रहते हैं। आज की तारीख में 2000 रुपए के भी अगर आप मोबाइल फोन खरीदेंगे तो उसमें जो फोटो क्लिक करेंगे वो कलरफुल आएगी। हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों, हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए लगाकर ईवीएम खरीदी जाती हैं। ईवीएम में जो प्रत्याशियों की फोटो आती है आज भी ब्लैक एंड व्हाइट आती है, आज भी ब्लैक एंड व्हाइट। उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर्ड फोटो कराने के लिए चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है एक पिटिशनर को। वो पिटिशन लंबित है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951 में बना, उसके बाद देश में चुनाव हुए, उस उसमें साफ लिखा है कि जो साइलेंट पीरियड है, जिस साइलेंट पीरियड में एक दिन का वक्त होता, उसमें वोटिंग नहीं, उसमें कैंपेन नहीं किए जाए, उसमें जो बड़े बड़े भारी विज्ञापन आते हैं ये ना दिए जाएं, और उसमें जो कई नेता कुंभ स्नान करने के लिए चले जाते हैं वोटिंग के दिन, कई नेता बगल के विधानसभा सीट पर जहां पर चुनाव नहीं है बगल के राज्य में, वहां से कैंपेन करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वोटर्स को प्रभावित करता है। उसके खिलाफ भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और जो हरियाणा में चुनावी धांधली हुई है उसके खिलाफ भी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि तीनों पिटीशंस जो हैं ये मार्च के महीने में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आने वाली। आज चारों तरफ से इलेक्शन की जो पिटीशंस हैं वो बम्बार्डमेंट हो गया है। 90 विधानसभाओं की छोटी सी असेंबली हरियाणा की है
और उसमें भी 2 दर्जन इलेक्शन पिटीशंस जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट में गई हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। 3 सुप्रीम कोर्ट के भीतर तीन पिटीशंस गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 दर्जन गई हैं हरियाणा, पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ में। जब एक इलेक्शन के भीतर इतनी ज्यादा किसी को भरोसा नहीं है, अगर पिटिशनर्स को इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में गड़बड़ी लग रही है, भरोसा नहीं है, तो आप बताइए हम लोग कैसे चुनाव आयोग पर भरोसा करेंगे? और वो भी ऐसी स्थिति में जब इलेक्शन बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से खामोशी ओढ़ ली जाती है। चुनाव आयोग कभी स्पष्टीकरण देता नहीं है, हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलती नहीं है। इस तरह की स्थिति बार बार हो रही है। और मैं तो आखिरी बात ये कहूंगा, और मेरे बाद भी कई वक्ता हैं, कि सबसे पायस, सबसे पवित्र, पावन अगर कोई अख्तियार हम लोगों को इस देश में मिला है तो वो वोटिंग का है। आप पाकिस्तानी नागरिक हो, बांग्लादेशी हो, अमेरिकी हो या ब्रिटेन से आए हो, भारत में रहो, आपको पीआर मिलेगा, कारोबार करो, कानून के हिसाब से टैक्स दो, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन एक नागरिक को जो अलग करता है वो केवल वोट है। वोट जिसके पास होगा वो उसी के पास होगा जो भारत का नागरिक होगा। और वो एक नागरिक जो है वो भारत का नागरिक अपने वोटिंग राइट को किसी दूसरे कंट्री के साथ शेयर नहीं कर सकता। एक व्यक्ति का वोटिंग राइट इस देश में छीना जाता है जो जेल में है। क्या ये हिंदुस्तान आज पूरा बंदी बना लिया गया है? हिंदुस्तान के लोगों का वोटिंग का अधिकार इस तरीके से छीन लिया जा रहा है, उनको पता नहीं है कि उनका वोट कहां जा रहा है। और 21 मिलियन डॉलर की जब बात हो रही है संजीव जी, तो ये मामला और गंभीर बन जाता है। हमारा इलेक्शन क्या चुनाव आयोग करवा रहा है, या चुनाव आयोग को भी किसी ने न्यूयॉर्क में बैठ के हाईजैक कर लिया? जब संजीव श्रीवास्तव वोट डालने जाएंगे तो पता लगेगा इनका वोट तो पीटर डिकोस्टा ने न्यूयॉर्क में बैठे बैठे डाल दिया। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे लोगों का भरोसा इस पूरी व्यवस्था से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। और राजीव कुमार ने जो एक देश के सामने बेहतरीन संस्था को बर्बाद करने का एग्जाम्पल सेट किया है, उसके बाद अब जब ज्ञानेश कुमार आए हैं तो ज्ञानेश कुमार के सामने और बड़ी चुनौती है। एक तरफ है हिंदुस्तान के जमहूरियत की हालत खराब होती हुई और उस हालत को बचाएं, या दूसरी तरफ राजीव कुमार के नक्शे के कदम पर चल के अपने आकाओं को खुश करें। इन दोनों के बीच में हिंदुस्तान की जमहूरियत फंसी हुई है और इन दोनों के बीच में से लोग, अब पॉलिटिकल पार्टीज बोलने लगे हैं। आखिरी बात और फिर बोल दूं, एक कुछ रोज पहले एक आरजेडी के नेता मिले, चुनाव में जा रहे हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे पक्ष में है सारी स्थितियां हमारे पक्ष में है, हम लोग चुनाव जीतने की पूरी संभावना है, लेकिन हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई साहब, आप चुनाव नहीं जीतोगे तो लड़ क्यों रहे हो? बोला हम लोग चुनाव जीतने की संभावना है, लेकिन हमारी आंखों के सामने किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है, कैसे अधिकारियों को वहां पर बदला जा रहा है, कैसे लिस्ट को बदला जा रहा है, कैसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। जब इस तरह की स्थिति हो गई है तो उस चुनाव के माने क्या रह जाते हैं और उस जमहूरियत के फायदे क्या रह जाते हैं? मुझे लगता है आने वाले जो 4 वक्त हैं वो इस पर और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे।